हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस दौरान मैं आप लोगों के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में 11 क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं और पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इसके पहले की वीडियोज़ की और आज की वीडियो की, तो आप लोग जो है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसको आप लोग एज अ टेस्ट लीजिएगा। और टेस्ट देने के बाद में आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो आज का पेपर होने वाला है वो पेपर हमारे 21 सितंबर 2014 को हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पेपर 1 है ये। और इसमें टोटल मैं आप लोगों के साथ में 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित होता है, यानी संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो किसके कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है, जितना संभव हो सके उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन। वही बार बार परीक्षाएं सिस्टमैटिक ढंग से परीक्षाएं कराने से कभी भी संज्ञानात्मक विकास नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बार बार एग्जाम कराना कोई अपने आप में पॉजिटिव चीज नहीं होती है। सेकंड ऑप्शन बोला है कि उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ करता है। पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ करना और गतिविधियों को प्रस्तुत करना, क्या इससे संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा? ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है, बेहतर नहीं हो सकता, ठीक हो सकता है, लेकिन फिर भी दो ऑप्शन और है। अब इनमें से हम लोगों को बेस्ट चूज करना है। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, हाँ ये बात ठीक लग रही है। फिर भी चौथा देखते हैं, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। भाई ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड और थर्ड ठीक लग रहे हैं, जिसमें आप लोगों के थर्ड ऑप्शन जो है वो ज्यादा ठीक लग रहा है कि अगर एक समृद्ध और विविधतापूर्ण अगर हम वातावरण उपलब्ध करवाते हैं तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास में, मानव विकास है। मानव विकास कैसा होता है? मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, कुछ सीमा तक अमापनीय होता है, या फिर ए और बी दोनों। तो मानव का जो विकास होता है वो मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवंशिक और वातावरण से, व्यवहार और वातावरण से, वातावरण और जीव विज्ञान से, वातावरण व पालन पोषण से। तो हमको पता है कि प्राकृतिक पोषण विवाद की बात करी गई है, तो किससे संबंधित होता है? आनुवंशिकता और वातावरण से, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी क्या होती है? देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को समाजीकरण बता दूं, यानी सोशलाइजेशन बता दूं कि सोशलाइजेशन होता क्या है। सोशलाइजेशन, सोशल होना, यानी कि बच्चा जो है वो बाहर जाए, अपने घर से 4 लोगों से बात करे, इंटरेक्ट करे, एक दूसरे से सीखे, जो सोसाइटी होती है उसमें लैंग्वेज को सीखे, वहाँ के कल्चर को सीखे और वहां पर बातचीत करे। मेन बात होती है समाजीकरण की कि बच्चा वहां देखेगा, बोलेगा, तभी सीखेगा, तो बच्चे का समाजीकरण अच्छे से होगा। यानी अगर बच्चा स्वयं अपनी भागीदारी निभा रहा है, बच्चा बोल रहा है, तो मतलब बच्चे का समाजीकरण अच्छा हो रहा है। स्वास्थ्य क्लब है, बच्चा जो है वो स्वास्थ्य क्लब, मान लीजिए हॉस्पिटल वगैरह में जाएगा तो वहां पर भी तो बातचीत वगैरह करेगा। परिवार में रहेगा तो वहां पर भी बातचीत करेगा। इको क्लब वगैरह में जाएगा तो वहां पर भी बातचीत करेगा। लेकिन पुस्तकालय एक ऐसी जगह होती है जहां पर है तो सार्वजनिक, यहाँ पर आप वर्ड देखिए, पुस्तकालय है तो सार्वजनिक, बहुत सारे लोग आते हैं वहां पर, लेकिन क्या पुस्तकालय में बातचीत करना अलाउ होता है? जब बच्चा बातचीत ही नहीं करेगा, तो वो किसी से बात ही नहीं करेगा, तो बच्चा सोशल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये है तो समाजीकरण की संस्था, लेकिन सक्रिय नहीं, निष्क्रिय, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जाएगा तो सही लेकिन बात नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर बच्चा निष्क्रिय रहेगा। इसलिए फोर्थ का हो जाएगा हमारा डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है? यानी कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार कौन सी ऐसी बात है जो विकास की तरफ विकास को शो नहीं करती है वाइगोत्स्की के अनुसार? तो वाइगोत्स्की ने सामाजिकता की बात नहीं करी है, सांस्कृतिकता की बात नहीं करी है, या जैविकता की, या भाषायिकता की। तो हमको बताना है कि उन्होंने किसकी बात नहीं करी है। हमको पता है कि जो वाइगोत्स्की है उन्होंने समाज, संस्कृति की और भाषा की बात करी है, उन्होंने जैविकता की बात नहीं करी है। तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी विल बी
राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 6th नंबर क्वेश्चन हमारे पास में। 1 वर्ष का शिशु है, यानी कि बच्चा जो है वो 0 से 1 साल के बीच में है, यानी कि बच्चा शैशव अवस्था में है, 1 वर्ष का है। जब आंख कान व हाथों से सोचता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? भाई बच्चा क्या कर रहा है, आंख कान और हाथों से सोचने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है अपनी इंद्रियों के माध्यम से, जो उसके सेंसेस है उसके माध्यम से। तो बताना है कि ये कौन सी अवस्था हो सकती है। मूर्त संक्रियात्मक स्तर होता है, पूर्व संक्रियात्मक स्तर होता है, इंद्रिय जनित गामक स्तर होता है, या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर होता है। तो हम लोगों को पता है कि जब 1 वर्ष का बालक है तो 1 वर्ष के बालक के लिए जो है वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, और इसके बारे में जो है वो जीन पियाजे द्वारा बताया गया था। जीन पियाजे की जो स्टेजेस है उसी के बारे में यहाँ पर चारों जो है वो यहाँ पर बताए गए हैं। जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास को प्रस्तुत किया गया था। 7th नंबर क्वेश्चन है, रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमति है, यानी कि रिया नामक एक लड़की है, उसको उसके क्लास के बच्चे हैं, ऋषभ वगैरह और भी बच्चे हैं, वो पिकनिक पर जाना चाहते हैं, लेकिन रिया उनके साथ में नहीं जाना चाहती। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सपाटी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी कि रिया जो है वो, यानी क्लास के बाकी बच्चे जो है वो पिकनिक पर जा रहे हैं, लेकिन रिया का एक दोस्त है ऋषभ, वो भी पिकनिक पर जा रहा है, लेकिन रिया जाना नहीं चाहती है। वह बिल्कुल क्या है, वो उसकी बात जो है उसका विरोध कर रही है। ऋषभ तो कह रहा है चलेंगे, रिया बोल रही है नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग सोच वाले जो है वो लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर रिया क्या करती है, वो रिया ऐसे वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन, यानी वो सोचती है कि अगर क्लासरूम के अंदर मेरी ही तरह नहीं चलने वाले जो लोग हैं तो उस नियमों को हम संशोधित कर ले, यानी कुछ बदलाव करते हैं रूल्स में कि चलना है या नहीं चलना है। तो वह बच्ची क्या कर रही है, रिया अपने सहपाठी का विरोध कर रही है। सहपाठी का विरोध करना पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था होती है? पियाजे के अनुसार हम लोगों को अवस्था पूछिए। पहला ऑप्शन है विषमांग नैतिकता, सेकंड है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, तीसरा है प्रतिक्रिया और चौथा है सहयोगी नैतिकता। देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो है वो चारों ही ऑप्शन सही लग रहे होंगे, कंफ्यूजन हो रही होगी। अब इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं ना, जब हम लोगों को कंफ्यूजन हो तो ऐसे में हमको क्या करना है, ऐसे में हम लोगों को करने हैं ऑप्शंस एलिमिनेट। यानी कि यहाँ पर बच्ची क्या कर रही है, नैतिकता की अब बात नहीं हो रही है सबसे पहले तो, कि नैतिक विकास के बारे में हम लोगों को जीन पियाजे ने बताया ही नहीं है। यहाँ पर बच्ची अपरिपक्व तो नहीं है कि बच्चे को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि वो तो विरोध कर रही है, मतलब वो परिपक्व है तभी तो वो विरोध कर रही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर आता है प्रतिक्रिया, बच्ची ने किसी चीज की प्रतिक्रिया अभी तक दी ही नहीं है, बल्कि वो तो इस बात का विरोध कर रही है, तो प्रतिक्रिया भी नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा संयोग की नैतिकता, यानी कि वो बच्ची ये चाह रही है कि मैं जो कह रही हूँ वैसा किया जाए और नियमों में संशोधन करके जो पिकनिक है उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो सहयोग की नैतिकता है, यानी कि बच्ची जो है वो पिकनिक पर जाना नहीं चाहती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 8th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि और गणितीय बुद्धि। भाई स्टर्नबर्ग का जो बुद्धि का सिद्धांत है उसका कौन सा एक रूप है? प्रायोगिक बुद्धि नहीं है, संसाधनपूर्ण बुद्धि भी नहीं है, गणितीय बुद्धि भी नहीं है। ये उसके अलावा हमारे पास में यही बचता है व्यवहारिक बुद्धि। तो स्टर्नबर्ग के अनुसार कौन सा एक त्रिस्तरीय रूप में हो सकता है? पहला है इसका ऑप्शन 8th का हो जाएगा, फर्स्ट विल बी राइट आंसर। 9th नंबर क्वेश्चन हम सबसे पहले देखेंगे कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डेविड वेशलर, एल्फ्रेड बीने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो बुद्धि का परीक्षण जो है वो एल्फ्रेड बीने द्वारा किया गया। वेरी इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस रटा मारने वाले हैं, रूट मेमोराइज कर सकते हैं आप इन क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 10th नंबर क्वेश्चन, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संबंधी जागरूकता, यानी बच्चा जो है वो ध्वनि के प्रति जो है वो एक्टिव रहे। ध्वनि की संरचना, चिंतन करना, उसमें हेर फेर करना। भाई बात तो ठीक लग रही है, फिर भी ऑप्शन देखेंगे हम। सही वो धारा प्रवाह बोलना, भाई एकदम सही से बोलना कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो धारा प्रवाह बोलेगा तो ही मतलब वो बोलने में अच्छा है, नहीं। जानना, समझना व लिखना, भाई ध्वनि की बात हो रही है, राइटिंग की नहीं, तो लिखना नहीं होगा। व्याकरण के नियमों की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, बात हो रही है ध्वनि की।
तो यहाँ पर कई बार कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी सही लगा लेते हैं, लेकिन सही सही धारा प्रवाह बोलना तो एकदम ठीक है यहाँ पर, लेकिन सही सही बोलना ये कोई जरूरी नहीं है, तो ये ऑप्शन इस वजह से कट हो जाता है। तो ध्वनि संबंधी जागरूकता क्या होती है कि ध्वनि की संरचना कैसी है उस पर चिंतन करना और फिर उसमें फेरबदल भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10th का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद, यानी कक्षा कक्ष में जो जेंडर होता है वो क्या प्रदर्शित करता है। शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, भाई नहीं करता है वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि जेंडर विभेद जो होता है वो प्रभावित करता है, ये तो नहीं होगा। शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बनता है, बात तो ठीक लग रही है, फिर भी थर्ड ऑप्शन देखते हैं। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों और निष्पादन का कारण बनता है, भाई पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुक्त प्रयासों और निष्पादनों का कारण बन सकता है। भाई जेंडर विभेद हो रहा है तो केवल पुरुषों की क्यों बात हो, महिलाओं की भी तो हो, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, भाई ये भी नहीं होगा। हम लोगों को क्या पूछा है उनके जो जेंडर होता है वो शिक्षार्थियों के जो हास्योन्मुख प्रयास होते हैं, यानी लड़के और लड़की में जो विभेद करने के प्रयास होते हैं या फिर उनको अलग करने का कारण बनता है। कक्षा कक्ष में जो लिंग विभेद अगर किया जाता है किसी भी बालक के बीच में, या लड़का या लड़की मेल फीमेल के बीच में, गर्ल बॉय के बीच में, तो वो लड़के और लड़की को अलग करने का काम करता है। लड़कियां स्वयं को कमजोर समझती हैं और लड़के स्वयं को बहादुर समझने लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 11 का बी विल बी राइट आंसर। 12th नंबर क्वेश्चन हमारे पास में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की एक शैली है, चाक्षुष है, संग्रहण है, तथ्यात्मक है, स्पर्श संबंधी है। तो यहाँ पर सीखने की एक स्पर्श सीखने की जो शैली है वो है चाक्षुष। चाक्षुष 12th का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद में योजना बनाता है, फिर अगले पाठ की शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, यानी टीचर, यानी कि एक टीचर है वो क्लास के कार्यों को एकत्रित करता है, फिर उनको पढ़ाता है, उसके बाद में योजना बनाता है और फिर नेक्स्ट क्या करवाता है, करना है उसको भी वो पहले से सोच के रखता है। तो ये क्या है, सीखने का आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, या चौथा हो जाएगा सीखने के समय आकलन है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, टीचर जो है वो क्लास में जब पढ़ाता है तो उसके नेक्स्ट उसको क्या पढ़ाना है उसके लिए वो पहले से ही जो है वो एडजस्ट करके रखता है, कि पहले से ही वो उसकी पाठ योजना बना के रखता है। यानी कि वो क्या कर रहा है, वो सीखने के लिए आकलन कर रहा है कि बच्चे ने सीखा किसके लिए, सीखने के लिए आकलन आकलन कर रहा है सीखने के लिए, ताकि बच्चा जो है वो आकलन को देखे और उसको फिर से सीख सके अगर बच्चे ने मिस्टेक करी है तो। 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है, क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। भाई विद्यालय आधारित आकलन में इस तरीके का ऑप्शंस कि उन्हें कार्य का बोझ रहता है, परीक्षा करवानी पड़ती है और ज्यादा लोड रहता है, तो ये ऑप्शन कोई अच्छे नहीं है। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। भाई आकलन में हर एक बच्चे को अलग से इंडिविजुअल कार्य दे, ये एक ही टीचर का काम नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, फिर भी आगे वाला देखते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। भाई विद्यालय आधारित आकलन जो होते हैं ऐसे शिक्षक व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, यानी कि ऐसे टीचर जो स्कूल में जितने भी असेसमेंट होते हैं उनका कार्य करने का काम करते हैं। इसका मतलब वो है कि वो अपनी व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं, वो अपनी जो दायित्व है विद्यालय में पढ़ाने का उस दायित्व को बनाए रखने में और अपनी जिम्मेदारी को वो बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ग्रेड अंकों में से कैसे अलग है। ग्रेड होता है यानी कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, यानी कि होता है ना कि 19 से लेकर, जैसे कभी कभी बोल दिया जाता है कि 19 से लेकर 90 से लेकर 100 तक आए हैं मतलब ए ग्रेड, 70 से लेकर 80 तक आए हैं 80 से लेकर 80 से 70 से लेकर 80 तक आए हैं, या 85 से लेकर, तो इस तरीके से बी ग्रेड, इस तरीके से जो है वो ग्रेड दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर और नंबरों में तो ऐसे होता है कि भाई 85 जैसे 85 मार्क्स आ गए तो 85 मार्क्स ही रहेंगे, 75 मार्क्स हो गए तो 75 मार्क्स, लेकिन ग्रेड में क्या होता है कि 85 से लेकर
अगर 100 तक है तो मतलब उसका ए ग्रेड है, फिर ए प्लस हो जाता है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर नहीं बता सकते कि बच्चे के कितने परसेंटेज बने हैं। तो ग्रेड अंकों से अपने आप अलग हो जाता है। तो कैसे अलग होता है? अपसारी से, विश्लेषणात्मक से, मुक्त अंत से, समस्या समाधान से। तो यहाँ पर देखिए ग्रेड अंकों से अलग होते हैं। अंक जो होते हैं वो किसी एक चीज पर डिपेंड रहते हैं, यानी कि मान लीजिए बच्चे के 75% बने हैं, तो बच्चे के फिक्स्ड है कि बच्चे के 75% ही बने हैं। आप नहीं बोल सकते कि 75 से 76%, यानी किसी एक एक चीज पर ही झुकाव हो रहा है, यानी अभिसारी चिंतन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ग्रेड दे दिया जाए, मान लीजिए ए ग्रेड आ रहा, किसी बच्चे को ए ग्रेड दिया, और अब ए ग्रेड में मान लीजिए सारे के सारे बच्चे आ जाते हैं 85 से लेकर 90 तक के बच्चे सारे ए ग्रेड में, तो आप नहीं बता सकते कि बच्चे के 85 मार्क्स आए हैं, 86 आए हैं, 87 आए हैं, 89 आए हैं या 90 आए हैं। यानी कि इसमें क्या है, इसमें अलग अलग तरीके की जो है वो चिंतन हो रहे हैं। तो अलग अलग तरीके की तरफ सोचना क्या होता है, वो होता है अब सारी चिंतन। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 का ए विल बी राइट आंसर। तो इसी तरीके से हम लोगों ने आज की वीडियो में 21 सितंबर 2014 के 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए। इसके आगे के और जो 15 क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।